गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे जीडीपी डिफ्लेटर को लेकर के और सब कुछ को लेके। इस वीडियो में हम लोग जैसा कि था कुछ क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो मेरे पास बुक है, मैं नॉर्मल क्वेश्चंस कुछ कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है। मैं हो सकता है तो मैं ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो पहला है कि नेशनल इनकम इज़ ऑफन एस्टिमेटेड एट। तो नेशनल इनकम क्या होता है? NNPF से हमेशा याद रखना। कभी भी नेशनल इनकम बोले तो क्या आएगा? NI इज इक्वल टू NNPFC। ये तो हमेशा याद रखना। कहीं भी अगर आपको बोलेगा नेशनल इनकम निकालने तो आपको NDP नहीं निकालना है, GDP नहीं निकालना, आपको NNPFC पे आना है। अब वो कैसे होता है? इनकम मेथड में आपका NDPFC निकलता है तो उसे NNPFC पे आना है। तो कन्वर्जन सीख ही चुके हैं हम लोग। तो अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो नॉर्मल सा था, स्टार्टिंग था, मैंने सोचा ये बता दूं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन GDP एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट इन ए टू सेक्टर इकॉनमी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये बात सही है कि गलत है। क्या पूछा कि एक टू सेक्टर इकॉनमी में, अगर टू सेक्टर एक इकॉनमी है तो इसमें बोल रहा है कि FC और MP जो है वो इक्वल होगा एक टू सेक्टर इकॉनमी में। क्या ये बात सही है या गलत है? तो हाँ, ये बात सही है। कैसे ये बात सही है? तो टू सेक्टर इकॉनमी में क्या आता है? हाउस होल्ड आता है और क्या आता है? प्रोड्यूसर्स आता है। गवर्नमेंट टू सेक्टर इकॉनमी में नहीं आता है। थ्री सेक्टर इकॉनमी में गवर्नमेंट आता है, टू सेक्टर प्लस गवर्नमेंट। और टैक्स कौन चार्ज करता है और सब्सिडी कौन देता है? तो गवर्नमेंट का ही काम होता है क्या? टैक्स लेना और सब्सिडी देना। और FC MP में डिफरेंस क्या होता है? FC प्लस टैक्स लेस सब्सिडी क्या निकालता है आपका? MP। तो गवर्नमेंट का ही ना काम है प्लस टैक्स को देना और सब्सिडी किसी सामान पे जाता है और टैक्स इम्पोज किया जाता है तो कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। लेकिन टू सेक्टर इकॉनमी में गवर्नमेंट होता ही नहीं है, वो थ्री सेक्टर इकॉनमी में होता है। तो टू सेक्टर इकॉनमी में FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा। वहाँ पे ना टैक्स आएगा ना सब्सिडी आएगा, दोनों काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, छोटा सा चीज़। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। क्या नेशनल इनकम हमेशा बड़ा होगा डोमेस्टिक इनकम से? ये क्वेश्चन है, हाँ या ना? ना, नेशनल इनकम हमेशा बड़ा नहीं हो सकता डोमेस्टिक इनकम से। ऑलवेज बड़ा नहीं हो सकता है, ऑलवेज में गलत हो जाएगा। हालांकि होता है लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? तो हम लोग क्या पढ़े थे? डोमेस्टिक इनकम प्लस फ्रॉम -2 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इससे क्या आता है आपका? नेशनल इनकम। तो अगर डोमेस्टिक इनकम 100 है, फ्रॉम आपका 10 है और टू आपका 50 है, तो नेशनल इनकम कितना हो जाएगा? 50 - 10 40। इसको हम लोग लिख देते हैं 100 - 40 इज इक्वल टू NI। तो क्या हो गया? 60 हो गया। नहीं, नेशनल इनकम कितना है? 60 है। तो नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा रहे। ये जो है टू जब ग्रेटर रहेगा फ्रॉम से तो डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा रहेगा आपका नेशनल इनकम से। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? नेशनल इनकम इक्वल टू क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम प्लस फ्रॉम -2। तो जब भी प्लस फ्रॉम -2 रहेगा और फ्रॉम आपका 10 रहेगा और 250 रहेगा, या फिर मतलब 2 ज़्यादा रहेगा आपका फ्रॉम से, तो डोमेस्टिक इनकम हमेशा ज़्यादा हो जाएगा आपका नेशनल इनकम से। कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 100 कर दो, यहाँ पे 500 कर दो, तो 400 बचा, -400, तो इन तो माइनस में चल गया। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 80, इसको कर देते हैं 30, कितना हो गया? 50। अभी कितना आया? 50। हमेशा घटा देगा, हमेशा 100 के वैल्यू को देखो ना, यहाँ घटा देगा। ये जैसे माइनस में आया और ये बड़ा है तो यहाँ पे जैसे माइनस आ गया। 100 में तो 1 रुपया भी यहाँ पे कम हो गया, -1 भी हो जाएगा, ये 99 भी हो गया, तभी तो केस प्रूव हो गया। अगर यहाँ 1 भी आ जाता है तभी चेंज हो जाएगा। यहाँ आप 79 कर दो, यहाँ 80 है तभी चेंज हो गया।
तो हमेशा नेशनल इनकम बड़ा नहीं हो सकता डोमेस्टिक इनकम से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग झगड़ लेते हैं, नहीं नेशनल इनकम हमेशा बड़ा होगा, नहीं हो सकता है भाई। 2 ज़्यादा रहेगा तो कहाँ से होगा? मतलब बाहर जब पैसा ज़्यादा लेके चला गया तो फिर कैसे होगा? उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओड बाय नॉन रेसिडेंट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इज इट ट्रू? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि एक NRI कंपनी, नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनी है, ठीक है, इसे यहाँ रख देते हैं हम। वो वर्क कहाँ कर रही है? वो वर्क करती है इंडिया में। तो इनका प्रॉफिट, इनका जो प्रॉफिट है ये NI में आएगा क्या? तो बेसिक हम लोग जानते हैं कि ये तो यहाँ का नहीं है। इसका इंटरेस्ट यहाँ पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसका यहाँ लाई नहीं करता है। इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे इंडिया में नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया कि नेशनल इनकम में नहीं आएगा, माइनस होगा, -2 का केस है। लेकिन 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 ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा, नेशनल इनकम में नहीं आएगा। नेशनल इनकम में क्यों नहीं आएगा तो समझ गया, रीज़न क्या था इसका? -2, ये बाहर जाएगा। डोमेस्टिक इनकम में क्यों आएगा? क्योंकि ये इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये कहाँ हो रहा है, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में। किसी भी देश के अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी देश का काम हो रहा है तो उसके डोमेस्टिक इनकम में वो जरूर आएगा। ये क्या आ रहा है? लैंड पे काम हो रहा है। डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सा है? इसका लैंड पे काम कर रहा है वो कंपनी। तो अगर वो लैंड पे काम कर रहा है, चाहे एयर में काम कर रहा है, चाहे वाटर में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, अगर उसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है तो डोमेस्टिक इनकम में वो जरूर आएगा और नेशनल इनकम में वो नहीं आएगा। इसी कारण से डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का जो डिफरेंस होता है, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 रहता तो फिर वही चीज़ यहाँ पे भी प्रूफ हो जाता है। डोमेस्टिक इनकम में ये पैसा आया, अगर 100 रुपये था उस कंपनी का, लेकिन नेशनल इनकम में नहीं है। अगर फ्रॉम 0 है तो 2 आपका हो गया। अगर 100 रुपये था डोमेस्टिक इनकम, 50 रुपये था इसका, तो 150 था तभी आपका डोमेस्टिक इनकम। इस कंपनी का प्रॉफिट कितना था? 50 रुपये था, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम में आया तो 150 हुआ। फ्रॉम कुछ नहीं है, बाहर से कोई पैसा नहीं आया इंडिया में, लेकिन चला गया, -50 हो गया। 100 - 50 = 100। इस केस में भी क्या हो गया? डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया? ग्रेटर हो गया किससे? नेशनल इनकम से। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको काम देगा आगे, जो आपका बेसिक क्लियर करेगा। सिर्फ पढ़ने से ही आप सब कुछ नहीं जान जाओगे। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे, चाहे कितना भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्वेश्चन ही आपका बेस क्लियर करता है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, वाई इज द इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स वर्किंग इन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर्ड इनकम ऑफ इंडिया? तो वही डोमेस्टिक टेरिटरी वाला चीज़ था, वो मैंने बता दिया आप लोग को। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है। Should the following be treated as normal resident of India? Give reason for your answer. पहला है फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन ताइवान। मतलब क्या फॉरेन का बंदा इंडियन एम्बेसी में ताइवान में काम कर रहा है, इंडिया में काम नहीं कर रहा, ताइवान में काम कर रहा है। वो कहाँ का बंदा है? फॉरेन बंदा है। कहाँ काम कर रहा है? इंडियन एम्बेसी में। यहाँ पे हमारे देश से क्या रिलेटेड है? इंडियन एम्बेसी एक चीज़ बस रिलेटेड है। तो अगर ऐसा कोई केस आए तो सबसे पहले उसका देखो कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, मतलब वो पैसा कहाँ खर्च करेगा। तो क्या वो इंडिया में आके पैसा खर्च करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन का बंदा है। काम भी कहाँ कर रहा है? वो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन आता है क्या? एक कि डोमेस्टिक इनकम में आएगा और नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आता है। तो पहला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो कहाँ लाई कर रहा है। तो वो इंडिया में कर रहा है, तो फिर क्वेश्चन आता है इंडिया में कर रहा है, तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है नो, नहीं लाई कर रहा है। फिर देखेंगे कहाँ का बंदा है, इंडिया का है बंदा, नेक्स्ट वो इंडिया का है, इसका आंसर क्या है? नहीं, वो इंडिया का भी नहीं है। तो जब ये कोई केस ही नहीं है तो फिर और एक चीज़, कहाँ, वेयर, इंडिया में, तो फिर इसका आंसर क्या है? नो, ये इंडिया में भी काम नहीं कर रहा है। 3 क्वेश्चन, पहला क्या, इकोनॉमी इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, दूसरा वही, एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं,
इंडिया का बनना है तभी ना उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई करेगा। तो पहला आपका हो गया इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, दूसरा आपका हो गया कहाँ पे कर रहा है, क्या इंडिया में तो नहीं। तो जब इंडिया में नहीं कर रहा है डोमेस्टिक इनकम का सवाल ही नहीं उठता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, नेशनल इनकम का सवाल ही नहीं उठता है, मतलब कहीं नहीं है, ये इंडिया में आएगा ही नहीं। इसका आंसर देखते हैं। फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन ताइवान is not a normal resident of India. Reason, he is not normally residing in India and his center of interest does not lie in India. जो हम लोग डिस्कस किए वही इसमें भी दिया हुआ है। ना ही वो बंदा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया में लाई करता है, ना ही वो इंडिया में काम कर रहा है। अगर इंडिया में काम करता है डोमेस्टिक इनकम में आ जाता, तो इंडिया में काम नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है कि आप इंडिया में खर्च कर रहे हो कि कहाँ खर्च कर रहे हो, जैसे बाहर में कमा रहे हो इंडिया में खर्च कर रहे हो, वही निफा वाला कॉन्सेप्ट, प्लस फ्रॉम माइनस टू, सब जगह निफा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वर्किंग इन एशियन डेवलपमेंट बैंक इन फिलीपींस। आप बात कर रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि फिलीपींस में है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन इंडियन काम कर रहा है, तो क्या वो डोमेस्टिक में आएगा या नेशनल में आएगा। तो क्योंकि वो इंडिया में काम नहीं कर रहा है, टेरिटरी में नहीं आ रहा है, काट देंगे इसको। दूसरा आता है क्या इंडिया का बंदा है नॉर्मल, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करेगा, वो खर्च कहाँ करेगा, फैमिली को भेजे, वहाँ रहा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फैमिली को भेजा कुछ भी करे तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई करेगा। तो ये क्या आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में आएगा। आंसर देखते हैं। इंडियन वर्किंग इन एशियन डेवलपमेंट बैंक इन फिलीपींस इज ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। एक और क्वेश्चन है इसका, और एक कन्फ्यूज़न होता है, इसको भी ये क्वेश्चन दूर करेगा। इंडियन स्टूडेंट इन यूएसए हु हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर 5 years। इंडिया का बंदा, एक बंदा इंडिया का रहता कहाँ पे है, तो रहता है यूएसए में, ठीक है, 5 साल से रह रहा है। तो क्या इसको लेंगे कैलकुलेशन में, इस बंदे को नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट किया जाएगा, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ये आएगा। तो हाँ ये आएगा। बहुत का कन्फ्यूज होता है यार 5 साल से है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका बेसिक इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें एक रूल ऑफ थंब दिया हुआ है, स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड नो मैटर फॉर हाउ लॉन्ग आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू। एक चीज़ सिंपल, एक चीज़ समझो जो इसमें नहीं दिया है, यहाँ पे बात किसका किया था, वो स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट को पैसा कौन देता है, पेरेंट्स, वो कहाँ है इंडिया में, या वो कमाता भी होगा, तो वर्किंग स्टूडेंट भी हो सकता है। फिर भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करेगा, इंडिया में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में, क्योंकि या तो वो पेरेंट्स को पैसा देता होगा या पेरेंट्स से पैसा लेता होगा, बिना दो काम किए कोई ऐसा नहीं होगा, नहीं रहेगा, तो फिर वो स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। फिर वही चीज़ आता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टूडेंट का, कि वो स्टूडेंट है या फिर कोई और वर्किंग क्लास का बंदा है। अगर वो वर्किंग क्लास है मतलब क्या, वो एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो 5 साल से इंडिया नहीं आया है, या फिर वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन आ गया कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं कर रहा है, तो फिर वो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा, डोमेस्टिक में तो वैसे भी नहीं लिया जाएगा। और कोई क्वेश्चन है ऐसा क्या डिस्कस करने वाला? हाँ एक और है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम ऑफ कैश ट्रांसफर्स टू द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। वुड यू कंसिडर दिस ट्रांसफर एज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया? क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च किया कैश ट्रांसफर का, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है वो बीपीएल पे किया है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे। तो क्या इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन में लेंगे या नहीं लेंगे? तो सबसे पहले तो इनकम का क्वेश्चन आता है। कोई किसी भी चीज़ को देखना है तो पहले देखो फैक्टर्ड इनकम है और ट्रांसफर इनकम है। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ को देखना है तो पहला चीज़ ये करो। दूसरा देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तीसरा देखो बाहर से है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, खुद समझ में आ जाएगा वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नेशनल इनकम में आएगा। यहीं पे तो ये 4 चीज़ सब बता देता है।
सबसे पहले क्या देखो कि फैक्टर इनकम है कि ट्रांसफर इनकम है, दूसरा देखो डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं है, फिर देखो वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, तुमको खुद मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। तो यहाँ इस केस में क्या है, कैश ट्रांसफर है, कैश ट्रांसफर गवर्नमेंट कर रही है बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो कहाँ चल गया, ट्रांसफर इनकम में चला गया। जैसे ट्रांसफर इनकम में गया, ये सब का कोई फायदा ही नहीं, वो नेशनल इनकम में नहीं आ सकता। क्यों, पहले तो फैक्टर इनकम रहना जरूरी है। फैक्टर इनकम क्या देखेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में है, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा तो वो डोमेस्टिक इनकम में तो आ गया, अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है तो वो नेशनल इनकम में भी आएगा। लेकिन अगर बाहर में है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई नहीं कर रहा है तो फिर वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, यही क्वेश्चन नहीं, ये कैश ट्रांसफर वाला ही नहीं, और भी सारा क्वेश्चन में ये हेल्प कर सकता है। और फिर ये जीडीपी डिफ्लेटर जो हम पहले भी बताए थे कि जीडीपी डिफ्लेटर में कुछ नहीं देगा, यहाँ पे दिया है कि रियल जीडीपी दिया है, कितना दिया है 200, ये प्राइस में होगा रुपीज़, और आपको दिया हुआ है प्राइस इंडेक्स। पहले वीडियो में जब हम इसमें बात किए हैं प्राइस इंडेक्स, उसमें बोले थे कि दो चीज़ देगा, तीसरा चीज़ निकालने के लिए बोलेगा सिंपल सा 110 है। आपको क्या बोलेगा, नॉमिनल जीडीपी निकालो, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाई 100। रियल आपका 200 है, प्राइस इंडेक्स आपका 110 है, और इधर 100 220 नॉमिनल जीडीपी। ऐसा आपको बहुत क्वेश्चन है, होगा तो मैं एक ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको सारा क्वेश्चन सब मिल जाएगा, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ये सारा क्वेश्चन आपको उस ड्राइव में मिलेगा, सबसे बेस्ट रहेगा, मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आप ड्राइव खोलो वहाँ से निकाल लेना। तो और ऐसा तो कोई क्वेश्चन और नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जितना क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका पास्ट 4 ईयर का था, तो 2014, 15, 16, 17 का था ज़्यादा क्वेश्चन। इधर का मेरे पास बुक नहीं है, तो फिर 2019 में क्या क्वेश्चन आया वो मुझे नहीं पता, मैं निकालने की कोशिश करूँगा नेट से, फिर उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स अब आने वाला है और अभी बहुत सारा करने के लिए हो जाएगा। बेसिक बिल्ड हो जाएगा तो आगे हम लोग फटाफट भागेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी दिया हुआ है आपको एक इकॉनमी का, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले नॉमिनल जीएनपी 2500 करोड़, तो 2500 लेते हैं इन करोड़। और दिया हुआ द वैल्यू ऑफ जीएनपी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इवेल्युएटेड एट द बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस मतलब होता है रियल जीडीपी, रियल जीएनपी सॉरी, यहाँ पे वो 3000 दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर ऑफ द ईयर इन परसेंटेज टर्म, हैज़ द प्राइस लेवल राइजन बिटवीन द बेस ईयर एंड द करेंट ईयर। तो हम लोग को जीडीपी डिफ्लेटर सिंपल सा बोल रहा है निकालने के लिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। तो नॉमिनल आपका कितना है 2500 बाय 3000 इंटू 100, 0 0 0 0 काट दो, 2500 बाई 30, और एक और 0 कट जाएगा, आ गया आपका 250 बाई 10 कितना है भाई 83.33%। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, हैज़ द प्राइस लेवल राइजन बिटवीन द बेस ईयर एंड द करेंट ईयर। तो क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेटर पॉइंट टू है फॉल इन द प्राइस लेवल बिटवीन द बेस ईयर एंड द करेंट ईयर। क्या बोला समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी कितना था 2500 और रियल जीएनपी कितना था 3000। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे हैज़ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, सिंपल सा नॉमिनल रियल देख लो, खुद समझ में आ जाएगा। रियल कितना था 3000, 2500 कम हो गया, पहला चीज़ आ गया क्या, तो डिक्रीज़ हुआ है। कितना से डिक्रीज़ हुआ है, तो इतना से डिक्रीज़ हुआ है। इसी को देखो रियल नॉमिनल, देखो रियल से अगर नॉमिनल ज़्यादा है तो इंक्रीज़ हुआ है, रियल से नॉमिनल घट गया है तो डिक्रीज़ हुआ है। तो उसके बाद देख लेंगे कितना हुआ था 83.33%। बुक में भी दिया हुआ है वही चीज़, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेटर पॉइंट्स कितना ऑफ 83.33, तो फॉल इन द प्राइस लेवल बिटवीन द बेस ईयर एंड द करेंट ईयर। सेम ही चीज़ को यहाँ भी दिया हुआ है आपको, हम सिंपल सा तरीका बता दिए देखने का, इंक्रीज डिक्रीज। रियल देखो नॉमिनल देखो, रियल से नॉमिनल अगर ज़्यादा है तो इंक्रीज हो गया है, कितना हुआ है तो परसेंटेज जितना होगा उतना हुआ है, बात खत्म। यही था इस चैप्टर में, आप कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग नेशनल इनकम पूरा अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं, इस क्वेश्चन का आपको हम लिंक दे देंगे ड्राइव में, आप वहाँ से देख सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।